अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। आज सुबह सुबह आपसे मुखातिब होने को जी चाहा। सुबह जब मैंने उठकर अपने घर के पर्दे जो हैं वो दाएं बाएं किए और सड़क पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि एक अ, बूढ़ा आदमी, वो सामने वाला घर बन रहा है, उसमें वो चौकीदार हैं, वो प्लास्टिक के चप्पल में, अ, पुराना बोसीदा सा उनके चप्पल थे और उसमें वो बिना मोज़ों के वो सड़क पर चल रहे थे। काफ़ी बूढ़े आदमी हैं, 70 से ऊपर उनकी उम्र होगी। और इससे पहले भी मैंने उन्हें देखा था मस्जिद से निकलते हुए, जब उनके पाँव में मोज़े नहीं थे। मैं नीचे गई और मैंने उन्हें मोज़ों का एक जोड़ा दिया। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप मुझ पर रश्क करें या मेरी सताइश करें, मैं सिर्फ़ आपको सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। जब मैंने उनको सलाम करने के बाद बाबा जी को वो मोज़े दिए, तो मैं तो उन्हें रोज़ाना देखती हूँ कि वो किस तरह तनदेही से वो अब जिस बिल्डिंग में वो मुलाजिम हैं, जो घर बन रहा है उसमें वो मुलाजिम है, तो वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको जब ये मोज़े दी और कहा कि बाबा जी, आपके नंगे पाँव देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत सर्दी है। तो उन्होंने कहा, बेटी, इतना बचता ही नहीं है कि मोज़े भी ख़रीद सके। और यकीनन वो इस उम्र में अगर मुलाज़मत कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। इसी तरह का एक तजुर्बा मुझे कुछ दिन पहले हुआ, जब मुझे अपने घर के लिए एक चारपाई बनानी थी और मुझे चारपाई बनवाने वाला नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मुझे पीडब्ल्यूडी की डबल रोड पर एक बाबा जी मिले। वो भी इसी उम्र के थे, तकरीबन 70 प्लस के ही होंगे। लंबे से बाबा जी, दराज कामत, बड़े खुश मिजाज से। तो मैंने उनसे अपना घर का एड्रेस शेयर किया और उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप ना कल सुबह में आके मेरे घर चारपाई बना दीजिएगा। बाबा जी किसी तरह से बाइकिया पर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हुई घर तक पहुंचने के लिए, वो यहाँ आए। और उसके बाद उन्होंने आते ही कहा, बेटी, मैं ना मैंने पूछा उनसे कि आप नाश्ता करेंगे, तो उन्होंने कहा जी। मैंने उन्हें उनके लिए नाश्ता दिया और उनके पास ही चाय का थर्मोस रख दिया, तो वो बड़े खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने मेरी जो चारपाई बनानी थी, बहुत तनदेही से वो चारपाई बनाई। और इस दौरान जब मैं ऊपर गई देखने के लिए, तो मैंने देखा कि उनका एक बाजू जो है वो टूटा हुआ था, और बहुत बुरी तरह से टूटने के बाद जुड़ा था। लेकिन वो इस तरह जुड़ा था कि वो बहुत मुश्किल उससे कोई काम कर सकते थे। और फिर मैंने उनसे थोड़ी सी जो गपशप की, मैंने और मेरे बेटे ने, तो हमें पता चला कि वो लकी मरवत से उनका ताल्लुक़ है और वो यहाँ पर चारपाइयाँ बनाते हैं। और उनका बहुत बड़ा कुंबा है, जिसकी उनके दो बेटे भी हैं, और वो मिलकर घर के अखराजात के लिए वो कहीं 2000 रुपये देकर, कहीं उनके पास एक चारपाई है जिस पर वो सोते हैं यहाँ इस्लामाबाद में। उनके हालात देखकर और उनकी मेहनत और उनकी जाँफिशानी देखकर, उन्होंने जितनी खूबसूरत वो चारपाई बनी थी, अ, अफ़सोस उनके हुनरमंद हाथ जो थे वो उतनी उजरत नहीं पाते थे कि उनकी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अ, बमुश्किल ही ज़ाहिर है पूरी होती होंगी। ये दो बातें आपके सामने रखने का मेरा मकसद क्या है? गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक बहुत अ, शाहाना शादी हुई है हमारी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के बेटे की शादी की। जो तकरीबात थीं, जो अरबों के अखराजात उस पर आए, जो करोड़ों के जो डिज़ाइनर जोड़े पहने गए, और जिस तरह का इंतहाई जो शाहाना तर्ज़ अमल था इस पूरे ये पूरी जो तकरीबात हुई, इसके दौरान हमारी चीफ़ मिनिस्टर का, जो कि अवामी नुमाइंदगी के मनसब पर फाइज़ हैं, वो आवाम की नुमाइंदा है। अगर उनको अपने तर्ज़ ज़िंदगी, जो कि ज़ाहिर है कि वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म की वो बेटी हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म की भतीजी हैं। बहुत बड़े जो
अमीर कबीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन जब उन्होंने अवामी नुमाइंदगी की ज़िम्मेदारी उठा ली है, जब ये हलफ़ उठा लिया है, जब अपने पूरे होश व हवास में उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी का ये मुश्किल फ़रीज़ा अपने ऊपर ख़ुद जो है उन्हें लागू कर लिया है, तो उनको फिर जनता के दुख सुख के बारे में भी सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो फ़हमीदा की कहानी है उस्तानी राहत की ज़बानी, वो एक सच्चाई है। इसमें कहीं भी हसद, जलन या इस किस्म के जो मनफी जुमलेबाजी की जाती है कि शायद कोई किसी से जल रहा है या कोई किसी से हसद कर रहा है या किसी की खुशी किसी को जो है वो हज़म नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं तो यहाँ तक समझती हूँ कि हद से ज़्यादा दिखावा भी दर हकीकत एहसास कमतरी की ही एक अलामत है, इसलिए कि जो लोग रजे हुए होते हैं, जिन इंसानों को ज़िंदगी की हकीकतों का इल्म हो जाता है, वो इस किस्म की बेमकसद और फ़रोई बातों पर इतना पैसा, इतनी तवानाई और इतना जो वक्त है वो बर्बाद नहीं करते। मेरी अपील है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज़ से, सदर आसिफ अली ज़रदारी से, सबसे मेरी ये अपील है कि खुदारा जहाँ इतनी कानून साजियाँ करके अपने फ़ायदे के आप लोगों ने जो अगली जो आपकी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए असासे छुपाने से लेकर तमाम तरह की कानून साजियाँ आपने की हैं, एक कानून साजी ऐसी कीजिए कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम भी नहीं रहे और एक आम जो बूढ़े लोग हैं, उनको रियासत पेंशन दे, उनको ऐसी बुनियादी पेंशन मिले जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरत जो है वो उसको पूरा कर सकें, उनके खाने पीने के जो मामलात हैं। उसके अलावा उनके लिए सरकारी हस्पतालों में इलाज बिल्कुल फ्री कर दिया जाए ताकि उनको इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सके। इन बातों के बारे में प्लीज़ सोचें। अगला मौज़ू मेरा है ये जो वडेरा शाही के जो नौजवान हैं, वडेरा शाही की जिन्होंने गोदों में परवरिश पाई है और अब वो जनरेशन ज़ी की जो है वो नुमाइंदगी और लीडरशिप उन्होंने अपने हाथ में लेने का जो है वो अलम बुलंद कर दिया है। ये वो वडेरा शाही है जिसने इस मुल्क के अंदर लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने दी, जिसके जुल्म व इस्तिबदाद के नीचे सिंध का हारी और पंजाब का जो किसान है वो बुरी तरह से पिस रहा है, जो सदियों से आम हारियों की, किसानों की जो मेहनत है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है ये वडेरा शाही, ये खानी, ये सरदारी, ये जागीरदारी जो है वो हड़प कर जाती है और उसके बाद इनके जो गद्दी नशीन हैं, इनके जो वली अहद हैं, वो इस मुल्क के अंदर इनकलाब की जो है वो उसका नकारा बजाते हैं और वो ख़ुद को अब जनरेशन ज़ी का नुमाइंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि क्या उन्होंने अपनी जो ज़मीनें हैं उन्होंने उस को जो एक कानून है उसके तहत उन्होंने अपने हारियों के साथ सलूक किया है? उनकी ज़मीनों पे काम करने वाले हारियों की क्या ज़िंदगी है? सिंध भर में जो हारी हैं उनको तालीम, सेहत और बुनियादी जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं उस हवाले से क्या सहूलतें मुयस्सर हैं? उन्हें क्या कानूनी जो मदद मुयस्सर है? बॉन्डेड लेबर की क्या सूरत हाल है? भट्टा मज़दूरों की क्या सूरत हाल है? और ये जो जनरेशन ज़ी में शामिल हो गई है पाकिस्तान की अशराफिया की जो नौजवान हैं, उन वली अहदों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। उनकी रगों में इस जनता का जो निचोड़ा हुआ खून है वो दौड़ रहा है और उन्होंने जिन वसाइल पर वो पले हैं, जिन वसाइल की बुनियाद पर वो महंगे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं और PhDs कर रहे हैं, ये सहूलत पाकिस्तान की
عام بچے کو حاصل نہیں ہے، وہ جنریشن زی کی لیڈرشپ کو ہتھیانے کی جو ایک کوشش رہی ہے مسلسل، اشرافیہ کی خواتین ہوں، مرد ہوں، یا پھر بدقسمتی سے ان کے بچے اور نوجوان ہوں، وہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا ہر فورم جو ہے اس کو ہتھیا لیتے ہیں، اور آپ کسی بھی فورم پہ، چاہے وہ گورنمنٹل فورم ہو، چاہے وہ پالیسی میکنگ ہو، چاہے وہ نان گورنمنٹل ادارے ہوں، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو طاقتور لوگوں کی آل اولاد اور ان کی بیگمات نظر آئیں گی، جنہوں نے ایک آکٹوپس کی طرح اس ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ پاکستانی ریاست کے بطور جو ریاست سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ ایک اپنی حقیقت ہے، دوسری جانب جو اس کی بگڑی بیوروکریسی ہے، اس کی تنخواہیں مرات اور اس کا پورا جو پیکیجز کا ایک سٹرکچر ہے، وہ اس قوم کو یہ قوم اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور تیسری طرف عوامی نمائندگوں کی جو سفاک بے حسی ہے اور جو دوغلا ان کا کردار ہے، اس نے اس ملک کو جو ہے وہ کس پریشانی اور ایک عجیب و غریب مزاح کا خیز صورتحال سے دوچار کر دیا۔ اسی کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں، ایک تیسرا بہت اہم موضوع ہے گل پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد، جس کا مجھے بہت عرصے سے بار بار خیال آتا تھا، اور جب بھی اسلام آباد یا پنڈی کے کسی شاپنگ سینٹر میں، خاص طور پہ کمرشل مارکیٹ پہ جو رابی پلازا وغیرہ ایک قطار میں بہت سارے شاپنگ سینٹرز ہیں، وہاں جانا ہو تو وہ بہت ہی کنجسٹڈ شاپنگ سینٹرز ہیں، ان میں بھول بھلیوں جیسے راستے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پر خدا نہ کرے اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو وہاں سے نکلنا خریداروں کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وہاں اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں پر جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی، اور نہ ہی جو ضلع انتظامیہ ہے، جو صوبائی انتظامیہ ہے، اس نے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے، اور جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس نے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کبھی ان پلازوں کو کوئی این او سی جاری کیا ہو تو وہ عوام کے سامنے رکھیں، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اور جو اسلام آباد کے حکمران ہیں، وہ برائے مہربانی گل پلازا کے حادثے کو ایک جو ہے الارمنگ بیل سمجھیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر جو بھی بلڈنگز تعمیر ہو رہی ہیں، جہاں کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، جہاں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں یا رہائش کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، ان میں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کڑے قاعدے قوانین کو اپلائی کریں۔ بہت شکریہ۔